अभी ज्वाइन हुआ। हेलो। हेलो। प्रणाम जी सर। सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। अभी ज्वाइन हुआ ना सबका। यस सर। रोज़ 15 मिनट लेट कर देते हैं लोग और हम लोग का समय नष्ट होता है। तो और विलम्ब नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। सर अभी और लोग भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे तो पहले नहीं होता था। अभी हुए। कितने कितने बच्चे दिखा रहे हैं स्क्रीन पर आपके? 29। सर 35 है। हाँ, 29 प्लस ये मिला करके होगा जितना होगा। खैर मुझे 29 और 40 और 45 से मतलब नहीं है। 5 बच्चे आएंगे तो भी मैं पढ़ाऊँगा। मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। समझिए बात को। 5 बच्चे भी आए तो भी मैं पढ़ाऊँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए। ध्वनि की हेडिंग दीजिए, ध्वनि विज्ञान हाइफेन स्वन विज्ञान। ध्वनि विज्ञान हाइफेन स्वन विज्ञान। और क्वेश्चन लिखो एक, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि की परिभाषा देते हुए लिखिए। क्या नाम? शिव। शिव क्या नाम है? लिखिए। ध्वनि की परिभाषा देते हुए ध्वनि यंत्रों का संक्षिप्त परिचय दे। ध्वनि की परिभाषा देते हुए ध्वनि यंत्रों का संक्षिप्त परिचय दे। भाषा विज्ञान में दो ही इंपॉर्टेंट है, एक ध्वनि और ये ध्वनि विज्ञान और रूप विज्ञान, जिसे पद विज्ञान हम लोग कहते हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने MSD 5 पढ़ा था। MSD 5 में भी आपने ध्वनि शास्त्र पढ़ा था। यहाँ हम लोग ध्वनि विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो ध्वनि शास्त्र में आपने क्या पढ़ा था? 2 लाइन में जानना चाहूँगा। ध्वनि शास्त्र में आपने क्या पढ़ा था? जो भी आप जानते हैं, जो भी आप पढ़े हैं, मुझे बताइए। बोलिए। किसी ने हाथ उठाया, बोलिए, जो बोलना बोलिए। ध्वनि जो आपने काव्यशास्त्र में पढ़ा, उस ध्वनि का क्या मतलब होता है? मनीषा, गोल्डी और दुनिया भर के लोग हैं। बोलिए। बोलिए। बम बम तिवारी। कौन है भाई बम बम तिवारी? बोलिए। ध्वनि शास्त्र में आप लोगों ने क्या पढ़ा? काव्य शास्त्र में आपने आपने काव्य शास्त्र में पढ़ा था। इसके पहले रस शास्त्र, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय भी आपने पढ़ा। तो ध्वनि में क्या पढ़ा? ध्वनि किसे कहते हैं? पुष्पा राजाक, मीरा, वीरेंद्र यादव,
मेरी आवाज़ नहीं जा रही है? आ रही है सर। तो बोलिए ना। सर क्लास नहीं किए थे एक्चुअली अच्छा काव्य अच्छा। शास्त्र। हाँ, बहाने मारने में तो बच्चे लोग एक्सपर्ट हैं ही। जो भी जानते हैं बोलिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। निवेदिता राउत बताई दो। और एक महाशय का फोटो दिखाई दे रहा है। शिव, क्या नाम? शिव, शिव जी बोलिए, शिव जी। ध्वनि शास्त्र से क्या समझते हैं आप? ध्वनि किसे कहते हैं? मैं बात काव्य शास्त्र की कर रहा हूँ। गोल्डी, आकाश, नजीरा। सर, जो हाँ हम बोलिए। उच्चारित करते हैं वो ध्वनि होता है। क्या करते हैं? उच्चारित करते हैं, मुंह में उच्चारित करते हैं। नहीं, मैं भाषा विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं काव्य शास्त्र की बात कर रहा हूँ कि इसके पहले आपने काव्य शास्त्र पढ़ा, MSD 5 पढ़ा था, तो उसमें ध्वनि के बारे में आपने क्या पढ़ा था? वहाँ भी ध्वनि है, यहाँ भी ध्वनि है। तो उस ध्वनि में, Your microphone is on. उस ध्वनि में इस ध्वनि में क्या अंतर है? इस ध्वनि को छोड़ो, पहले उस ध्वनि के बारे में बताइए, फिर इस ध्वनि पर मैं आऊँगा। गलत सही जो भी आपको मालूम है बोलिए। गलत सही जो भी आपको मालूम है उसको बोलिए, फांसी नहीं लगेगी, लेकिन बोलिए। अरे इतने सारे विद्वान, 35-36 विद्वान बैठे हैं, PG के, MSD के विद्वान यहाँ बैठे हैं, और ध्वनि आपने पढ़ा नहीं। खैर छोड़िए, मैं आपको एक पंक्ति में बताता हूँ। सर हम बोले। हाँ बोलिए, मैं, स्वागत है आपका। सर ये ध्वनि किसी वस्तु के घर्षण से उत्पन्न होती है, उसे हाँ, शायद ध्वनि कहते हैं ना। नहीं, मैं भाषा विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं काव्य शास्त्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी सर। काव्य शास्त्र में भी ध्वनि था ना, ध्वनि शास्त्र। तो वो उसमें क्या है? वो ध्वनि क्या है? आवाज़ तो चलो ठीक है, ध्वनि है, लेकिन और इसमें तो जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, है ना, किसी चीज़ की आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं, तो ध्वनि काव्य शास्त्र की ध्वनि और ये भाषा विज्ञान की ध्वनि, दोनों ही एक ही चीज़ कैसे, एक ही चैप्टर दोनों में कैसे है? सर काव्य शास्त्र में जो ध्वनि होता है वो क्या करता है, जो काव्य हम लिखते हैं उस काव्य को वो थोड़ा मतलब कि सुंदर ढंग से और रमणीय ढंग से वो प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए उस काव्य शास्त्र में ध्वनि का यूज़ किया जाता है। अच्छा, चलो किसी ने तो उत्तर दिया। लेकिन वैसी बात नहीं है, समझिए बात को, ध्यान से समझिए, प्यार से समझिए, और दिमाग लगा के समझिए। काव्य शास्त्र वाली ध्वनि में बता रहा हूँ कि देखो क्या होता है कि मान लीजिए एक तालाब है, उस तालाब में आपने एक छोटा सा कंकड़ आपने डाला। उस छोटे से कंकड़ को डालने के बाद क्या हुआ? तरंग। तरंगे उत्पन्न हुई। वे जो तरंगे उत्पन्न हुई वही क्या है? वो ध्वनि है। एक गीत आप सुन रहे थे, एक गीत आप सुन रहे थे, आपके मन पसंद संगीत आप सुन रहे थे, बज रहा था वो स्पीकर में, साउंड बॉक्स में। वो बजते बजते अचानक बिजली चली गई। अचानक जब बिजली चली गई, बिजली तो चली गई, लेकिन क्योंकि आपका वो मनपसंद संगीत था, गीत था, आप फिर गुनगुनाने लगे साथ साथ। आप नहीं रुके, क्योंकि वो जो तरंगे वाली बात अभी मैंने बताई थी आपको, वो तरंग आपके हृदय में उठ रही है।
स्पीकर तो बंद हो गया, लेकिन आप नहीं बंद हुए। लता मंगेशकर गाना गा करके, गीतों की झड़ी लगा करके चली गई इस दुनिया से, लेकिन उनके गीत आज भी हमें सुनाई देते हैं। स्कूल में जब घंटी बजती है, स्कूल में जब आप छोटे थे, स्कूल में जब घंटी बजती थी शाम के 4 बजे, तो घंटी वाला बजाने वाला पियोन तो घंटी बजा के बैठ गया, लेकिन उस घंटी बजाने के बाद हुआ क्या? उस घंटी बजाने के बाद क्या हुआ? तरंग कंपन भी। फिर उसके बाद क्या हुआ? बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। घंटी बजा के तो बैठ गया 4 बजे, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद यही हुआ कि आपको मालूम चल गया कि अब स्कूल की छुट्टी हो गई है, चलो भाई बोरिया बिस्तर उठाओ, अब यहाँ से चलो, घर जाने का समय हो गया। घंटी तो कब से बज चुकी है, लेकिन वो जो उससे बात निकल रही है वो है ध्वनि, यानी गूंज, जो गूंजती है, जो झंकृत होती है, वो है काव्य शास्त्र की भाषा में उसे हम ध्वनि कहते हैं। आई बात समझ में? समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। फिर तक मतलब नहीं आए तो फिर और तो कई तरीके हैं समझाने के। तो चलिए, ये है प्रेमचंद साहित्य लिख करके स्वर्गवासी हो गए कब से, 100 साल पहले, लेकिन आज भी उनकी कहानियां गूंज रही हैं। आज भी गोदान को पढ़ो तो सामने कौन दिखाई देता है? सामने होरी दिखाई देता है। पूस की रात पढ़ो तो कौन दिखाई देता है? हल्कू दिखाई देता है। ठाकुर का कुआं पढ़ो तो कौन दिखाई देता है? ठाकुर साहब पूरा तमतमाए हुए दिखाई देते हैं, भाई कौन मेरे कुएं के पास आ गया। वो गूंज रहा है, उनकी कहानियां गूंज रही, कब से लिखा जा चुका, लेकिन वो जो गूंज रही है वो है काव्य शास्त्र की भाषा में, उसे हम ध्वनि कहते हैं। अब आते हैं हम भाषा विज्ञान की। तो भाषा विज्ञान, अब ये पूरा वो प्रैक्टिकल के ऊपर आधारित है, व्यवहारिक जीवन पर आधारित है। हम जो बोलते हैं और जो सुनते हैं वो ध्वनि है, लेकिन हम बोलते कैसे हैं, ये तो हम ध्वनि विज्ञान पढ़ेंगे ना। हम बोलते कैसे हैं और सुनते कैसे हैं, ये तमाम बातें आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपने लिखा, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि की परिभाषा देते हुए ध्वनि यंत्रों का संक्षिप्त परिचय दें। लिखा, ध्वनि अध्ययन से संबद्ध शाखा के विज्ञान को, ध्वनि अध्ययन से संबद्ध शास्त्र के विज्ञान को हेडिंग आपने दिया ना, ध्वनि विज्ञान, स्वन विज्ञान। तो ध्वनि अध्ययन से संबद्ध शास्त्र के विज्ञान को अंग्रेजी में मुख्यतः फोनेटिक्स, अंग्रेजी में मुख्यतः फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, फोनेटिक्स सर और एक बार फिर से बोले ना। ध्वनि अध्ययन से संबद्ध शास्त्र के विज्ञान को अंग्रेजी में मुख्यतः फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हाथ को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएंगे, समय सीमा कम है, पढ़ना ज़्यादा है, समझना ज़्यादा है, लिखना ज़्यादा है। दोनों का संबंध ग्रीक शब्द फोन से है। दोनों का संबंध, सर एक फोनेटिक्स बोले और एक फोनोलॉजी, दोनों का संबंध ग्रीक शब्द फोन से है। दोनों का संबंध ग्रीक शब्द फोन से है, जिसका अर्थ ध्वनि है, जिसका अर्थ ध्वनि।
और दोनों ही एक प्रकार से ध्वनि के विज्ञान हैं। दोनों ही एक प्रकार से ध्वनि के विज्ञान हैं। दोनों ही एक प्रकार से ध्वनि के विज्ञान हैं, किंतु प्रयोग की दृष्टि से थोड़ा अंतर है। किंतु प्रयोग की दृष्टि से थोड़ा अंतर है। पैराग्राफ चेंज कर देना। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, फोनेटिक्स में हम सामान्य रूप से ध्वनि की परिभाषा फोनेटिक्स में हम सामान्य रूप से ध्वनि की परिभाषा, भाषा, ध्वनियों के उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण, उनका स्वरूप, कानों से सुना जाना आदि बातों पर विचार करते हैं। आदि बातों पर विचार करते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। फोनोलॉजी में भाषा विशेष की ध्वनियों का प्रयोग, फोनोलॉजी में भाषा विशेष की ध्वनियों का प्रयोग ब्रिजनंदन साहब लिख रहे हैं ना? हाँ सर, लिख रहे हैं। चलिए, फोनोलॉजी में भाषा विशेष की ध्वनियों का प्रयोग इतिहास तथा परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर नीचे लिखिए, ध्वनि विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं मानी जाती हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे, लिखते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे। ध्वनि विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं मानी जाती हैं। नंबर 1, ध्वनि विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं मानी जाती हैं। नंबर 1, औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान। औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जिसमें उच्चारण और उससे संबद्ध बातों का अध्ययन होता है। शारीरिक ध्वनि विज्ञान भी इससे जुड़ा हुआ है। शारीरिक ध्वनि विज्ञान भी इससे जुड़ा हुआ है। शारीरिक ध्वनि विज्ञान मतलब, जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे किसी की जीभ छोटी होती है, किसी की एक दांत नहीं होती है, किसी की और कुछ समस्या होती है, किसी का ओठ कटा होता है, किसी का दांत फटा होता है, दांतों में दरार होती है ना, उस जगह बीच में थोड़ा स्पेस होता है, तो वहाँ पर उन लोगों को बोलने में वो सही उच्चारण वे नहीं कर पाते। जैसा उच्चारण करना चाहिए वैसा सही उच्चारण वे नहीं कर पाते। एक बात मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगा, जितने भी आप विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, आपकी मातृभाषा कुछ भी हो, कोई भी हो, आप चाहे मराठी हो, गुजराती हो, भोजपुरी हो, बिहारी हो, मगही हो, मैथिली हो, जो भी हो, कन्नड़, तेलुगु, जो भी हो,
लेकिन जब आप हिंदी बोलते हो तो ये मालूम नहीं चलना चाहिए अगले को कि आपकी मातृभाषा क्या है। तब पता चलेगा कि आप सही रूप में आप मतलब शुद्ध हिंदी का उच्चारण आप कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रायः देखने में नहीं आता। हमें हमारे देश की में ये मतलब कमजोरी कहो या कुछ भी कहो, हम अगले से बातचीत करने से ही हमको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति मध्य प्रदेश का है कि उड़ीसा का है कि महाराष्ट्र का है कि गुजरात का है कि पंजाब का है कि बिहार का है कि झारखंड का है कि कहाँ का है, क्योंकि सर उसकी आपकी बोली वॉइस में दब जा रही है। ठीक तो जा रहा है। हुआ, अभी हुआ, क्योंकि उसकी बोली में उसकी भाषा का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए वो उसकी भाषा में मतलब सही रूप से वो बोल नहीं पा रहा। ये एक कमजोरी कह सकते हैं इसे हम। तो औच्चारणिक ध्वनि में इन सारी बातों का अध्ययन होता है। नंबर 2, तरंगीय भौतिक संवहनीय ध्वनि विज्ञान। तरंगीय भौतिक संवहनीय, स के ऊपर बिंदु लगाएंगे, वह न में बड़ी की मात्रा, नीय, संवहनीय ध्वनि विज्ञान। यानी अंग्रेजी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप एकॉस्टिक फोनेटिक्स, ACOUSTIC, एकॉस्टिक ध्वनि एकॉस्टिक फोनेटिक्स। तरंगीय भौतिक संवहनीय ध्वनि विज्ञान, जिसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि लहरों का अध्ययन होता है। जिसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि लहरों का अध्ययन होता है। ध्वनि किस रूप से गति करती यानी वही संवहन, गति करती हुई वातावरण से होते हुए विभिन्न लोगों के कानों तक पहुंचती है। इसका अध्ययन इस विज्ञान में होता है। नंबर 3, उसके लिए साइंस के बाद बहुत सारे मशीन हैं, बहुत सारे यंत्र हैं कान में लगाने वाले, जिससे लोग सुनते हैं, उन लोग टेस्ट करते हैं कि कान में क्या कमी है। नंबर 3, श्रावणिक ध्वनि विज्ञान, ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी श्रावणिक ध्वनि विज्ञान यानी श्रावणिक ध्वनि विज्ञान यानी ऑडिटरी फोनेटिक्स। इसमें ध्वनियों के सुने जाने का अध्ययन किया जाता है। अब नंबर 1 हेडिंग दो, औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान। नंबर 1 हेडिंग दीजिए ऊपर, औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान। औच्चारणिक से आप समझ में आ रहा होगा, यानी जो हम उच्चारण करते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, किस तरह उच्चारण करते हैं, कैसे शब्द या अक्षर कैसे क्या हो जाते हैं। ध्वनियों का उच्चारण वाग्यंत्र। सर ये हाँ।
आचारणिक है कि औच उच्चारणिक? औच्चारणिक बोल रहा हूँ ना, औच्चारणिक। ओके सर, हाँ आचारणिक ही लिखे हैं एक्चुअली, अब बोले ना उच्चारण से रिलेटेड है इसीलिए हाँ, ये। औरत वाला औ लिखिए, समझी? औरत वाला औ लिखिए, औ डबल च, औच्चारणिक, बड़ा में छोटी की मात्रा लगाइए। उच्चारण नहीं, उसी से संबंधित है, लेकिन ये भाषा विज्ञान का उसका वो टर्म है। ध्वनियों का उच्चारण वाग्यंत्र से होता है। सर फिर ध्वनियों से का बोलिए। ध्वनियों का उच्चारण वाग्यंत्र से होता है। वाग्यंत्र यानी जो हमारे बोलने के यंत्र हैं, मशीन है। वो मशीन कौन कौन से हैं आगे हम पढ़ेंगे। जिसे वोकल ऑर्गन कहा जाता है, जिसे वोकल ऑर्गन कहा जाता है। अब वो वोकल ऑर्गन कौन कौन से हैं, उच्चारण वाग्य यंत्र कौन कौन से हैं। वाग यानी कल हम लोग एक पॉइंट था हमारा, वाक यानी बोलना, तो कैसे हम बोलते हैं, उसके बहुत सारे ज़रा अटपटे नाम सब हैं। उसको ज़रा आप लिखिए, उसको आप याद रखेंगे और आपके मटेरियल में आप देखना। नंबर 1, उपली जिह्व, उपली जिह्व। नंबर 2, भोजन नलिका, नंबर 2 भोजन नलिका। नंबर 3, स्वर यंत्र, नंबर 3 स्वर यंत्र। नंबर 4, स्वर यंत्र मुख, स्वर यंत्र मुख। उसके बाद लिखो स्वर तंत्री, स्वर तंत्री। फिर लिखिए स्वर यंत्र मुख आवरण। हमारे मुंह के अंदर इतने सारे चीज हैं, हमको पता नहीं। स्वर यंत्र मुख आवरण। उसके बाद नासिक विवर, जो तुम्हारा नाक का जो छेद है, नजल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, नासिक विवर। नाक के 2 छेद है ना, वो भी आपके बोलने के काम आते हैं। ऐसे ही ईश्वर ने नहीं बनाया, केवल वो नाक में क्या बोलते हैं ना, वो झुलनी नथनी पहनने के लिए नहीं है, वो बोलने के भी वो काम आता है। उसके बाद लिखो मुख विवर, मुख विवर, आपका यह माउथ कैविटी जिसको हम बोलते हैं, मुख विवर। उसके बाद लिखो अलीजिह्व, 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 जो वो आपके जीभ के एकदम लास्ट पॉइंट में देखना, एक तो घंटी जैसा लटकते रहता है ना। घंटी जैसे लटकते हुए कभी देखा आपने मुंह को फाड़ करके? यस सर। वो घंटी जो है ना, वो बहुत काम करती है। टॉन्सिल हो जाता है, कभी कभी ठंडी लग जाती है ना, तो जब बढ़ जाता है तो भी आप बोल नहीं पाते, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। अली जीभ उसको बोलते हैं। उसके बाद लिखो कंठ, कंठ गला। मेडिकल भाषा में ईएनटी बोलती है, ईयर नोज थ्रोट। कंठ हो गया। उसके बाद कोमल तालु, कोमल तालु। उसके बाद लिखो मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा। फिर लिखिए कठोर तालु, कठोर तालु। उसके बाद लिखो वर्ष, वर्ष।
वो जो हमारे मसूड़े है ना, मसूड़े जो होते हैं, वर्ड्स। नेक्स्ट दांत, दांत यानी टीथ। उसके बाद लिखो ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ। आजकल हर लड़कियों की जीभ लाल ही रहती है, क्यों? सही कहा ना मैंने? जिसको देखो पता नहीं कितना खून पी करके निकलती है लोग। उसके बाद क्यों पुष्पा, ठीक बोल रहा हूँ ना? नेक्स्ट जिह्वा मध्य, जिह्वा मध्य, जिह्वा मध्य। अभी हमारे जीभ के कितने भाग है देखो, कहने का तो जीभ है लेकिन कितने भाग हैं उसके। जिह्वा मध्य, जिह्वा नोक, एकदम आपके नोक, एकदम एकदम सामने का जो पोर्शन है, टिप ऑफ द टोंग जिसको बोलते हैं, जिह्वा नोक। फिर लिखो जिह्वाग्र, जिह्वाग्र। फिर लिखो जिह्वा, उसके बाद लिखो जिह्वा पश्च, जिह्वा पश्च यानी बैक ऑफ द टोंग। उसके बाद लिखिए जिह्वा मूल, जिह्वा मूल रूट ऑफ द टोंग। तो जिह्वा अग्र से लेकर के जिह्वा लास्ट रूट तक में हमारे जीभ के कई भाग होते हैं। और शायद आपको मालूम भी होगा कि आप एक ही जगह से आप मीठे का टेस्ट और नमक का टेस्ट और कड़वेपन का टेस्ट एक ही जगह से आप नहीं लेते। उसी में से कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ से आप मीठे का टेस्ट लेते हैं, तो कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर आप खट्टे का टेस्ट लेते हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ से आप नमक का टेस्ट लेते हैं। सब अलग अलग उसके भाग हैं। पता नहीं भगवान कितना बड़ा कलाकार है। तो ये आपके क्या है, औच्चारणिक यंत्र हैं, यानी वोकल ऑर्गन है जिससे आप बोलते हैं और अपनी बात दुनिया जहाँ तक आप पहुँचाते हैं। नंबर 2 जो पॉइंट उसको लिखिए, तरंगीय भौतिक ध्वनि विज्ञान, तरंगीय भौतिक ध्वनि विज्ञान। ये इंपॉर्टेंट है, यानी हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं और वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, इसकी चर्चा। आप हाथ फटाफट चलाइए, हैंडराइटिंग मत बनाना। हारमोनियम या विगुल वाद्य यंत्रों की भांति, हारमोनियम या विगुल वाद्य यंत्रों की भांति, हारमोनियम या विगुल वाद्य यंत्रों की भांति हम भी वायु की सहायता से बोलते हैं, हम भी वायु की सहायता से बोलते हैं। हारमोनियम, हारमोनियम हवा से ही आवाज़ निकलती है। विगुल वाद्य यंत्रों की भांति वायु की सहायता से बोलते हैं। यह वायु 2 प्रकार की होती है, यह वायु 2 प्रकार की होती है। एक तो वह जो नाक या मुंह के मार्ग से, एक तो वह जो नाक या मुंह के मार्ग से भीतर खींचते हैं। समझते जाना, वायु 2 प्रकार की है। एक तो वह है जो नाक या मुंह के मार्ग से भीतर खींचते हैं, यह बाहर की साफ हवा होती है, यह बाहर की साफ हवा होती है। यह बाहर की साफ हवा होती है। इस शुद्ध हवा से जो आप अंदर ले रहे हैं,
इस शुद्ध हवा से हम अधिक ध्वनियाँ उच्चारित नहीं कर पाते। इस शुद्ध हवा से हम अधिक ध्वनियाँ उच्चारित नहीं कर पाते। एक तो वह है जो नाक या मुंह के मार्ग से भीतर खींचते हैं, जो बाहर की साफ हवा होती है, और इस शुद्ध हवा से हम अधिक ध्वनियाँ उच्चारित नहीं कर पाते। कैसे उच्चारित करेंगे, समझना। आप बाहर से हवा खींच करके अंदर लाएंगे तो आप शब्द निकालेंगे कैसे? लेकिन वो अफ्रीका, अमेरिका, ऐसे निग्रो जातियों में कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो हवा खींच करके वो उसको उच्चारण करते हैं। किंतु विश्व की कुछ ध्वनियों में ब्रैकेट में आप अफ्रीका, अमेरिका लिख सकते हैं, ध्वनियों में उच्चारण में यही हवा काम करती है। उच्चारण में यही हवा काम करती है। दूसरे प्रकार की हवा वह है जो फेफड़े की गंदगी साफ करके, पहले तो आपने लिखा जो बाहर से अंदर खींचते हैं, और दूसरे प्रकार की हवा वह है जो फेफड़े की गंदगी साफ करके बाहर निकलती है। जो फेफड़े की गंदगी साफ करके बाहर निकलती है। और वास्तव में यह दूसरी हवा ही संसार की प्रायः सभी भाषाओं, के बोलने में हमारी सहायता करती है। लिखा आप लोगों ने? पहली हवा श्वास कहलाती है। और दूसरी क्या कहलाती है? प्रश्वास कहलाती है। पहली हवा श्वास कहलाती है और दूसरी प्रश्वास कहलाती है। फिर पैराग्राफ चेंज कर देना। अब आवाज कैसे निकलती है, पैराग्राफ चेंज करना। फेफड़े की सफाई करने के बाद वायु सांस रूप में या श्वास रूप में, फेफड़े की सफाई करने के बाद वायु श्वास रूप में श्वास नलिका के पथ से बाहर निकलती है। स्वर यंत्र के पूर्व इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता।
स्वर यंत्र के पूर्व इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। मतलब हवा निकली, आपके फेफड़े से हवा निकली आगे, आपके गले नाक मुंह तक पहुंची। उसके बाद सर्वप्रथम हम स्वर तंत्रियों की सहायता से स्वर तंत्रियां मतलब वो अंदर आपका जो अभी आपने लिखा दुनिया भर का काकल और वो स्वर यंत्र, मुख, माउथ कैविटी और ये टोंग कैविटी, ये सब उसके साथ मिले हुए की सहायता से इसे मनमाना रूप देते हैं। स्वर तंत्रियों की सहायता से इसे मनमाना रूप देते हैं। मनमाना रूप किसे देते हैं? मनमाना रूप किसे देते हैं? स्वर तंत्र। हाँ, उस हवा को देते हैं। हवा जो फेफड़े से निकली है ना, वो ओरिजिनल है। अब उसको जब क बोलना हो तो क बोलेंगे, ख बोलना हो तो ख बोलेंगे, जो जैसा बोलना है हम उसको मनमाना रूप देते हैं। स्वर तंत्रियों से प्रश्वास, स्वर तंत्रियों से प्रश्वास, स्वर तंत्रियों से प्रश्वास, स्वर तंत्रियों से प्रश्वास जेट की गति से बाहर निकलती है। रॉकेट की गति से, जेट की गति से बाहर निकलती है। और आगे चलकर आवश्यकतानुसार नासिका, विवर, मुख विवर। सर एक बार और बोल दीजिए नासिका के बाद। नासिका विवर, कोमा देना, नासिका कोमा विवर कोमा मुख विवर, नासिका विवर मुख विवर, या दोनों से, यानी मतलब कभी नाक से निकालते हैं, कभी मुंह से निकालते हैं, कभी नाक से बोलना पड़ता है, कभी मुंह से बोलना पड़ता है, या दोनों से थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। ऐसा करने में कौवा हमारी मदद करता है। कौवा, वो जो आपके गले में जो घंटी लटकी हुई है, कौवा हमारी मदद करता है, वो ब्रेक करता है। वहाँ से कौवा हमारी सहायता करता है। वहाँ से मुख विवर में जाने वाली हवा का, वहाँ से मुख विवर में जाने वाली हवा का, वहाँ से मुख विवर में जाने वाली हवा का, जब वो अंदर से मुंह तक पहुँची हवा का, हम आवश्यकतानुसार जिह्वा, कंठ, सर फिर से। वहाँ से मुख विवर में जाने वाली, वहाँ से मुख विवर में जाने वाली हवा का हम आवश्यकतानुसार जिह्वा, कंठ, तालु, दांत और ओष्ठ के सहारे इच्छित रूप देकर बाहर निकालते हैं। इच्छित रूप देकर बाहर निकालते हैं, जो बाहर आकर
जो बाहर आकर ध्वनि की संज्ञा पाती है। हो गया। ये तो आपने ध्वनि को निकाला, कैसे निकाला आपने देखा। इसको बार बार पढ़ना, समझ में आ जाएगी। पैराग्राफ चेंज करो। अब ये तो हो गया, आपने तो आवाज़ निकाली, हो गया एक भाग। अब वो कैसे दूसरे के कान तक कैसे पहुंची, एक प्रक्रिया है। पैराग्राफ चेंज करो। होता यह है कि फेफड़े से चली हवा ध्वनि यंत्रों की सक्रियता के कारण, फेफड़े से चली हवा ध्वनि यंत्रों की सक्रियता के कारण सर आंदोलित चली चली हवा चली यानी हवा के बाद ध्वनि यंत्रों की सक्रियता के कारण आंदोलित होकर निकलती है। मुंह से तो निकल गई और बाहर की वायु में अपने आंदोलन के अनुसार मतलब कभी किससे टकराती है, कभी किससे टकराती है, कभी कहाँ टकराती है, अंदर आंदोलन के अनुसार एक विशिष्ट प्रकार के कंपन से, आंदोलन के अनुसार एक विशिष्ट प्रकार के कंपन से लहरें पैदा करती हैं। वायुमंडल में ईथर के कण होते हैं। कल हम लोग चर्चा की थी, वायुमंडल में ईथर के कण होते हैं। इन्हीं से होती हुई ये लहरें सुनने वाले के कान तक पहुंचती है। और श्रवणेंद्रियों में कंपन पैदा कर देती है। सर सुनने वालों के कान तक पहुंचती है। और श्रवणेंद्रियों में कंपन पैदा कर देती है। उसके बाद आप सुनते हैं। प्रश्वास के अंतर्गत जो भी घर्षण होता है, उसका मूल स्थान तालु और जिह्वा ही होता है। जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं। आपको मटेरियल में फर्स्ट या सेकंड में मिल जाएगा आपको। वो
वो वहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। जीभ की 4 अवस्था होती है। नंबर 1 संवृत्त, संवृत्त, स के ऊपर बिंदु, वृत्त, संवृत्त। नंबर 2 अर्ध संवृत्त, नंबर 3 विवृत्त, और नंबर 4 अर्ध विवृत्त। हो गया। उसके बाद देखो हेडिंग 2 श्रावणिक ध्वनि विज्ञान, ऑडिटरी फोनेटिक्स। फिर से बोलिए। श्रावणिक ध्वनि विज्ञान, इसमें जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हम कैसे सुनते हैं, इसको आप सुन लीजिए खाली, कैसे सुनते हैं। तो आपने देखा, आपने बोला, उसके बाद आपके मुंह से जो ध्वनि निकली वो ईथर के करंट से होती हुई दूसरे के कान के पर, मतलब ऊपरी सतह तक पहुंची। अब वो अंदर गई कैसे, अंदर पहुंची कैसे, उसके कई सारे स्तर हैं, है ना। तो वहाँ पर देखो वो कान की जितनी भी बनावट है, वो कान ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके फिर नीचे फिर टेढ़ा होता है। तो वो ऐसे ही भगवान ने नहीं बनाया, वो उसको बहुत सोच समझ के बनाया। तो जब आवाज़ आती है तो वहाँ पर टकराती है, टकरा करके फिर वो अंदर प्रवेश करती है। तो वहाँ पर कान के पर्दे होते हैं, पर्दों को मतलब पार करके फिर वो अंदर जाती है। तब अंदर जो उसकी जो यंत्र होते हैं उसके माध्यम से हम सुनते हैं। तो खाली 2-4 चीज़ें आप लिखिए। हमारा कान 3 भागों में बटा है। हमारा कान 3 भागों में बटा है। बाह्य कर्ण, मध्यवर्ती कर्ण और आभ्यंतर कर्ण। बाह्य कर्ण, मध्यवर्ती कर्ण और आभ्यंतर कर्ण। तो इसमें क्या होता है, जो कान का जो ऊपर का जो टेढ़ा मेढ़ा जो भाग है, वो उतना सुनने में उतना विशेष महत्व तो नहीं रखता वो, लेकिन आपकी आवाज़ को अंदर वो धीरे धीरे प्रवेश कर देता है। और क्योंकि कान के पर्दे कोमल होते हैं, तो जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि जब निकलती है तो वो जो कान के जो गड्ढे ऊपर नीचे हैं, वो वहाँ पर एक रुकावट पैदा होती है। और उस ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके वो फिर आपने क्या लिखा, वो आंतरिक कर्ण तक पहुँचाती है। आंतरिक कर्ण तक पहुँचाने के लिए आपका बाह्य कर्ण और मध्यवर्ती कर्ण उसको मदद करते हैं, और लास्ट में वो आपको सुनाई देता है। इसको आप मटेरियल पढ़ लेना, पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आप हेडिंग दीजिए ध्वनियों का वर्गीकरण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्वनियों का वर्गीकरण एक क्वेश्चन जरूर से आएगा, पक्का 100%। सर क्या बोले? क्या बोले? ध्वनियों का वर्गीकरण, हेडिंग देना। मतलब कि अभी आपने देखा कि ध्वनियों का उच्चारण होता है, उच्चारण होने के बाद वक्ता के मुंह से श्रोता के कान तक पहुंचती है, और फिर श्रोता द्वारा उसको सुनी जाती है। यानी 3 भाग हुई, ध्वनियाँ उच्चरित हुई, उच्चरित होकर वक्ता के मुंह से श्रोता के कान तक पहुंची, और फिर श्रोता द्वारा सुनी गई। तो अब इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, वहाँ लिखो। ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं,
उच्चरित होकर श्रोता के कर्ण तक पहुंचती हैं, फिर श्रोता द्वारा सुनी जाती है। फिर श्रोता द्वारा सुनी जाती है या अंत में श्रोता द्वारा सुनी जाती है। इन्हीं 3 आधारों पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। ध्वनियों का वर्गीकरण 2 रूपों में मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं बार बार, ध्वनि का वर्गीकरण 2 रूपों में मिलता है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि जिसको बोलते हैं ना, स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। अब ये स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, लिखो हेडिंग दो स्वर। स्वर वह ध्वनि है स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है। हो गया? हमारे हिंदी में स्वर कौन कौन से हैं? ग्यारह। हाँ, कौन कौन से स्वर हैं? आ ई ओ आ ई ऊ उसका, हाँ, ओ आ ई ओ अंग अंग। हाँ, उसका सही उच्चारण करना है हमको। ओ आ ई ऊ ए ओ अंग अह, ये हुआ। तो ये जो आपने इन स्वरों का उच्चारण किया, इसमें क्या हुआ, कहीं भी आपको कठिनाई हुई? कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हवा अबाध गति से बाहर निकल गई। केवल आपने अपने यंत्र को ऊपर नीचे केवल किया। लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं। नीचे लिखो व्यंजन। व्यंजन वह ध्वनि है, व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलती। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से बाहर नहीं निकलती। या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर बाहर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए, जैसे श ये सब आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है।
व्यंजन ध्वनि वह है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलती, या तो उसे पूर्ण अवरुद्ध होकर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। सर एक या दो? पार्श्वों से, साइड से निकलना पड़ता है, पार्श्वों से निकलना पड़ता है, या किसी भाग को कंपित करते हुए, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। ये थी आपके तुम्हारा स्वर और व्यंजन की परिभाषा, जिसको हम क्लास 1-2 में नहीं पढ़ते। क्लास 1-2 में केवल क ख ग, भाई बच्चों बोलो क ख, अ पढ़ो, क ख पढ़ो, लेकिन क ख हमने कैसे बोला, अ हम कैसे बोला, उसको जानने के लिए हमको पीजी तक आना पड़ता है। क्यों ब्रिजनंदन साहब? सर आवाज कभी कभी दब के आती है। तो मैं क्या करूं भाई, इंटरनेट का ज़माना है, चारों तरफ अंतर्जाल फैला हुआ है, और ध्वनि विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ध्वनियों का तो आना आगे पीछे होगा, कहीं कहीं नेट का गड़बड़ी होगा। एक शब्द इसमें सर बिना व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होती है, ये कहीं नहीं लिखा गया इसमें। क्या लिखे? हाँ, व्यंजन का उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से संभव नहीं है। हाँ वो भी है, क्योंकि उसमें जैसे आप क बोलते हैं, है ना, जैसे आप क बोलते हैं तो क में अ लगा हुआ है, जब तक अ उसमें नहीं जुड़ेगा तब तक आप क का उच्चारण नहीं कर सकते। तो वो मदद करता है, उसकी सहायता करता है। उसके बाद हेडिंग दीजिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, दो क्वेश्चन आएंगे आपको, स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजन का वर्गीकरण। उसमें लिखो, उसमें क्या, बस उसमें वही उच्चारण वाली बात है। लिखो 2 लाइन, स्वर ध्वनियाँ एक प्रकार की गूंज होती है। स्वर ध्वनियाँ एक प्रकार की गूंज होती हैं। स्वर ध्वनियाँ एक प्रकार की गूंज होती हैं। मौखिक स्वरों में यह गूंज, जब हम बोलते हैं, मौखिक स्वरों में यह गूंज मुख विवर में होती है। तथा अनुनासिक स्वरों में यह गूंज मौखिक स्वरों में यह गूंज मुख विवर में होती है। अनुनासिक स्वरों में यह गूंज मुख विवर, नासिका विवर दोनों में होती है। सर तथा तथा नासिका विवर, नाक, मुंह का जो तुम्हारा बनावट है और तुम्हारे नाक का जो बनावट है, तथा अनुनासिका, उसके बाद तो अनुनासिक स्वरों में गूंज, तथा अनुनासिक स्वरों में गूंज मुख विवर तथा नासिका विवर दोनों में होती है।
अब यहीं पर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। यहाँ पर बातें क्या आ गई यहाँ पर कि अगर मुख विवर और नासिका विवर के स्वरूप पर तुम्हारा जो ध्वनि है वो ध्वनि निकलेगी। अगर मुख विवर तुम्हारा मुंह चौड़ा होगा तो एक अलग प्रकार की गूंज निकलेगी, मुंह छोटा होगा तो अलग प्रकार की गूंज निकलेगी, जीभ छोटी होगी तो एक अलग प्रकार की गूंज निकलेगी, नाक दबी होगी तो एक अलग प्रकार की गूंज निकलेगी, नाक पूरा एकदम मतलब कहीं उसमें रुकावट नहीं होगी तो एक अलग प्रकार की गूंज होगी। तो इसको कई भागों में बांटा गया है। इसके वर्गीकरण को नंबर 1 लिखो, जीभ का भाग। सर क्या बोले? मतलब ये जो हमारे स्वरों के वर्गीकरण को कई भागों में बांटा गया है। जो नंबर 1 लिखो, जीभ का भाग। मतलब निम्न आधारों पर, जो मैं बताऊंगा अभी, इन आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 1, जीभ का भाग। मतलब हम जब बोलते हैं तो उसमें जीभ का जो अग्रभाग है वो महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो किसी में मध्य जीभ का काम करता है तो किसी में पश्च जीभ वाला काम करता है। तो इस प्रकार जीभ के भाग पर 3 तरह के स्वर होते हैं। लिखो वहीं पर, जीभ के भाग के आधार पर स्वर 3 तरह के होते हैं। हम लोग पहले उच्चारण में लिखे हैं, कई भाग हैं जीभ के। जीभ के भाग के आधार पर स्वर 3 तरह के होते हैं, अग्र, मध्य, नीचे नीचे लिखना, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अच्छा, अब जो अग्र स्वर आप लोगों ने लिखा है वहाँ पर लिखो कौन कौन से स्वर आते हैं उसमें। ई, ए, ऐ। छोटी सर की बड़ी? हाँ, अरे मेरे उच्चारण को देखिए आप। ई, ए, ऐ। आई बात समझ में? छोटी बड़ी, यस सर। छोटा और छोटा है बड़ा है। ए, ऐ। अब मैं यहाँ जानना ये चाहता हूँ आप विद्वान व्यक्तियों से, विद्वान छात्रों से, जो आप लोगों ने ए, ऐ लिखा है वो कैसे लिखा है? ए, ऐ कैसे लिखा है? सर ए के ऊपर कोई लकीर नहीं दिए हैं, आई के ऊपर एक लकीर दिए हैं। पहले वाले के ऊपर एक लकीर नहीं दिए हैं, मात्रा नहीं दी हो, दूसरे वाले के ऊपर कितनी मात्रा दी हो? 1 की 2? एक सर। तो होना क्या चाहिए? 1 होना की चाहिए कि 2 होना चाहिए? सर एक ही होना चाहिए। 1 ही होना चाहिए। जी सर। कै लिखते हैं तो आप 2 देते हैं। सर वो मात्रा होती है ना तब। तो ये तो अभी वर्ण है, स्वर वर्ण। बोलिए बोलिए बोलिए, निसंकोच बोलिए। स्वर्ण वर्ण है इसीलिए सर इसका। हाँ, मतलब वो ऑलरेडी ए है ही वो, इसीलिए उस पर उसका उच्चारण ही वैसा है, इसीलिए उस पर और एक मात्रा देने से वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद नीचे मध्य स्वर में लिखिए ओ, आ। ओ, आ। फिर पश्च स्वर में लिखो ऊ, ओ, आओ। एकदम बारीकी से लिखना, जैसे तरह से मत लिखना। मध्य स्वर में लिखिए ओ, आ। पश्च स्वर में लिखिए ऊ, ओ, आओ। फिर नंबर 2,
जीव के व्यवहृत भाग की स्थिति। जीव के व्यवहृत भाग की स्थिति मतलब जब हम शब्दों के उच्चारण में जीव का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी हमारा जीव कभी चाहे वो अग्र हो, मध्य हो, पश्च हो, कभी तालु के पास चला जाता है, कभी दूर चला जाता है, कभी सट जाता है। तो इस तरह उसके अभी कुछ देर पहले आपने 4 भाग लिखे थे। लिखो समृत स्वर, नीचे लिखना अर्ध समृत स्वर, फिर नीचे लिखना अर्ध विपरीत स्वर और विपरीत स्वर। तो पहले लिखो समृत स्वर, ई उ ऊ, ई उ ऊ। अर्ध समृत में ए ओ, फिर अर्ध विपरीत में ए ओ, फिर विपरीत स्वर में लिखिए आ। नेक्स्ट पॉइंट, ओष्ठों की स्थिति। सर अर्धा और विपरीत दोनों में क्या क्या बोले? पहला देखो समृत स्वर ई उ ऊ, दूसरा अर्ध समृत ए ओ, फिर तीसरा अर्ध विपरीत स्वर ए ओ, और चौथा विपरीत स्वर आ। उसके बाद लिखो ओष्ठों की स्थिति। ओष्ठों की स्थिति, कभी कभी बातचीत करने के दौरान हम अपने ओष्ठ को भी वृत्ताकार करके उच्चारण करते हैं, है ना, जिन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उसमें आते हैं, लिखो वृत्तमुखी स्वर, फिर नीचे लिखो आवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी यानी जहाँ पर आप ओष्ठों को घुमाए रखते हैं चंद्रमा की तरह, वो कौन कौन से आते हैं? ऊ, ओ, औ। एक ही चीज को कई बार कई नाम दिया गया है। ऊ यहाँ पर ऊ उच्चारण करने में और ओ औ उच्चारण करने में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ओठों को वृत्ताकार करना पड़ेगा। फिर नीचे लिखिए आवृत्तमुखी स्वर, नीचे ओ आ ई ए। इसमें आपके ओठ जो हैं ये गोल नहीं होंगे, क्या होंगे? वो चौड़ा हो जाएगा। किसी का सर फिर से उच्चारण बोल। आवृत्तमुखी स्वर ओ आ ई ए। हो गया? और सर वृत्तमुखी में ओ औ बोले थे बस, कि और कुछ बोले थे? बस उतना ही। इसमें आपको ओठों को घुमाना पड़ेगा, बिना घुमाए बिना गोल नहीं किए वो नहीं होगा। कर सकती हो? नहीं कर सकती। उसके बाद लिखो मात्रा। मात्राओं को भी आप जानते हैं, इसकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो हम छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ह्रस्व, इसके 2 भाग होते हैं, एक ह्रस्वी और एक दीर्घई, है ना। तो ह्रस्व और दीर्घ में क्या अंतर है? ह्रस्व और दीर्घ में क्या अंतर है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो बोलते हैं, जो मात्रा लगा रहे हैं, छोटी जैसे हाँ, छोटा तो ऊ क्यों बड़ा। बोलते हैं उसको? क्यों बोलते हैं उसको? दीर्घ में बल अधिक लगता है सर। हाँ, ध्यान दीजिए, हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो क्यों लगता है? मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी ई या बड़ी ई, तो हमने उसको
छोटा ऊ क्यों कहा, बड़ा ऊ क्यों कहा, और छोटी या बड़ी ऐसा हमने क्यों, छोटा और बड़ा उसको क्यों कर दिया, मात्रा तो मात्रा, फिर ह्रस्व और दीर्घ हमने क्यों कर दिया? बोलिए, उसको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्यों कर दिया हमने? सर क्योंकि उनके उच्चारण में जो समय लगता है उसी के हिसाब से उसको छोटा और बड़ा किया गया है। क्योंकि उसके उच्चारण में जो समय लगता है, इसलिए मात्राओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम जैसी मात्रा, मतलब जिस प्रकार के उच्चारण करेंगे वैसे ही मात्रा होना चाहिए, और जैसे मात्रा है उसी के हिसाब से उच्चारण करेंगे तो वो सही रूप उसका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी में कहीं लिखो, कहीं कॉपी में कहीं लिखो पिता, पिता लिखे, छोटी की मात्रा लगाना, फिर उसके नीचे लिखो पीता, बड़ी की मात्रा लगा के, प में बड़ी की मात्रा लगा के लिखो, वो भी पिता है, वो भी पिता है। एक पिता का मीनिंग क्या हुआ, दूसरा पिता का मीनिंग क्या हुआ? पहला फादर और दूसरा जो पीना होता है क्रिया। और कोई एनीवन और कुछ कहना चाहता है कोई इसमें? चलिए, तो एक हुआ पिता और एक होता है पीता, जो क्रिया हम पानी पीते, तो वो अर्थ कैसे बदल गया? वो एक में छोटी की मात्रा लगी है और एक में बड़ी की मात्रा लगी है, लेकिन जब हम उच्चारण करेंगे तो हमको उसका उच्चारण पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मालूम नहीं चलेगा कि कौन पानी पीता है। वैसे ही दिया दिया भी है, छोटी में देने वाला क्रिया, और एक दिया दीप जो है बड़ी। दीप जो सुना, सुना है ना, 100 में छोटा ऊ की मात्रा लगाओ और एक 100 में बड़ा की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा लगाओ, तो एक सुना हो, एक सुना और एक सुना, एक पिता एक पीता, एक दिया एक दिया, ये उच्चारण होना चाहिए। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जो बनते हैं सर, क्या बोले? श्रुति संभिन्नार्थक हाँ शब्द। हाँ, तो ये आप वो सुना और सुना का अर्थ क्या हुआ? छोटा ऊ की जो मात्रा आपने लगा उसका क्या अर्थ हुआ, और बड़ा ऊ की मात्रा क्या अर्थ हुआ? बड़ा वाला सुना मतलब जो हम लोग हियरिंग क्रिया जो सुनते हैं, और ये सुना मतलब पूरा खालीपन, तन्हाई जो है, सुना सुना बड़ा में आ जाए। थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। छोटा ऊ जो है वो है सुनना, जो आप सुन रहे हैं इस वक्त, और बड़ा ऊ जो है वो क्या है? वो सुना, सुनसान, है ना, सुना सुना भाई मेरा जीवन सुना हो गया, बोलते हैं ना, वो सुनापन वाली बात वहाँ पर है। उसके बाद लिखो मौखिक स्वर, मौखिक स्वर। अरे एक मिनट सर मात्रा में कुछ नहीं लिखना है? इसको तो आप समझ में आ गया, एक ह्रस्व स्वर है, एक तो दीर्घ स्वर है, तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं उसको लिख दो, और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं उसको लिख दो। आई बात समझ में? सर यही एग्जाम्पल को लेके। हाँ बस, और क्या, ह्रस्व स्वर में नहीं, वो तो शब्दों का मतलब उदाहरण मैंने दिया, यहाँ पर आपको स्वर देने पड़ेंगे। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, जो छोटा ऊ है, छोटा ऊ छोटी, वो ह्रस्व है, और दीर्घ में बड़ा ऊ, बड़ी, ए, ऐ, औ, ये सब इसमें समय लगता है, इसीलिए दीर्घ स्वर है। एक बात और यहाँ जोड़ना है मुझे, आपने देखा मात्रा, सर मात्रा जो बोलो ये तीसरा पॉइंट है सर।
नहीं नहीं, वो मात्रा का ही था। उसमें एक चीज़ और जोड़ो। आपने देखा होगा जैसे संस्कृत में लिखा होता है, ओम लिखा होता है, ओम, ओ बीच में एस और उसके बाद मौ, मौ के नीचे हलंत। आपने बहुत जगह देखा होगा। तो ये जो, और उसके बाद कभी जब जब हम नाम किसी का लिखते हैं ओम प्रकाश, तो वहाँ वो मौ लिख देते हैं, वहाँ पर वो वाला एस क्यों नहीं लगाते? जबकि ओम नमः शिवाय जब लिखा जाता है तो वहाँ पर ओ के बाद फिर एस लगाया जाता है, फिर मौ लिखा जाता है। तो जो वो बीच वाला फिर क्या है? बीच वाला क्या है? बीच वाला है, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। उसको बोलते हैं प्लुत स्वर, जो कि और दीर्घ से और दीर्घ जो होता है, दीर्घ से और दीर्घ, उसी को बोलते हैं प्लुत स्वर। सर इसका उच्चारण कैसे होता है? अब उच्चारण तुम अभी सामने लिखो, मुझे पर कॉपी में लिखो, ओम प्रकाश लिखो। हिंदी में लिखना, इंग्लिश में नहीं। हिंदी में लिखो ओम प्रकाश। ओम प्रकाश लिखी? जी सर। फिर नीचे लिखो ओम नमः शिवाय। ओ के बाद ओ एस लगाना, फिर मौ लिखना, उसके बाद नमः शिवाय लिखना। वाह। अब ओम प्रकाश का ओम को उच्चारण करो और ओम नमः शिवाय का ओम का उच्चारण करो, अभी अंतर आपको पता चल जाएगा। मालूम चला? ओम, ए ओम प्रकाश दे रहा हो, उसमें कोई बीच में मात्रा नहीं लगी है। लेकिन जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हैं, तो वो जो ओम है उसको आपने जल्दी तो नहीं कहा, आपने दीर्घ से भी और लंबा समय लिया, है ना? लंबा समय लिया। तो लंबा क्यों लिया? क्योंकि वहाँ पर वो मात्रा लगाई गई थी, जिसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, वैसे उसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। वाह। उसको लिखो मौखिक स्वर। मौखिक स्वर, इसमें क्या होता है? कौवा ऊपर उठकर नासिका विवर को बंद कर लेता है और सारी हवा मुंह से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, ओ आ ई। फिर नीचे लिखो अनुनासिक स्वर, जो कि नाक से हम बोलते हैं। आ, हाँ, आ, ओम, ये सब क्या है? ये अनुनासिक स्वर है। उसके बाद आप लिखिए मुंह के मांसपेशियों की शिथिलता और दृढ़ता। मुंह के मांसपेशियों की शिथिलता, दृढ़ता। इसके आधार पर इसके दो भेद होते हैं। ऊपर लिखो शिथिल स्वर और नीचे लिखो दृढ़ स्वर। शिथिल स्वर, दृढ़ स्वर। शिथिल में लिखिए अ, ई, उ, और दृढ़ में लिखिए बड़ी, बड़ा ऊ। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, स्वर तंत्रियों की स्थिति।
स्वर तंत्रियों की स्थिति। स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, ये टिप्पणी में आ सकता है। स्वर तंत्रियों की स्थिति, स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। ये भाषा विज्ञान एक ऐसा चैप्टर है, हो सकता है कि आपको बोर भी लग सकता हो, आपको थोड़ा उबाऊ भी लग सकता हो, लेकिन भाषा विज्ञान तो पढ़ना तो पड़ेगा हमको, है ना। एक बात आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हो सके तो एक रेफरेंस किताब भाषा विज्ञान की आप खरीद लीजिए। किताब खरीदेंगे तो और भी ज़्यादा आपके लिए सहूलियत होगी। आप बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, आपको पुस्तकें मिल जाएंगी वहाँ पर। स्वर, क्योंकि आपके मटेरियल में सारी चीज़ें नहीं दी गई है। स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। लिखो नंबर 1, घोष स्वर। घोष स्वर में लिखो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां एक दूसरे के बहुत निकट होती हैं। निकट होती है ना। मतलब अब इसको समझ लीजिए, मतलब कभी कभी हम बातचीत करते हैं, मतलब इतनी निकट होती है, इतनी निकट होती है, हम तो चिल्ला के बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं बातचीत करने के दौरान, तो वो पूरा खुल के हम बोल रहे हैं। लेकिन कभी कभी स्वर तंत्रियाँ इतनी निकट, आवश्यकता के अनुसार हम उसको इतना स्लो कर देते हैं, इतनी निकट हो जाती है उस वक्त कि निकलने वाली जो हवा है वो स्वर तंत्रियों के सहारे घर्षण करती हुई जब निकलती है तो फुसफुसाहट के रूप में निकलती है ना। फुसफुसाहट, कभी बोलते हैं ना फुसफुसा रहे हैं, भाई भाई तुम क्या फुसफुसा रहे हो, क्या बुदबुदा रहे हो, तो वहाँ पर यही घोष स्वर काम करता है। दूसरा अघोष स्वर। अघोष स्वर कुछ भाषाओं में कुछ विशेष स्थितियों में अघोष स्वर, कुछ भाषाओं में कुछ विशेष स्थितियों में, कुछ भाषाओं में कुछ विशेष स्थितियों में अघोष स्वर उच्चारित होते हैं। जो फुसफुसाहट वाली बात आती है वो तो घोष हुआ, और अघोष बहुत कम देखा जाता है। उसके बाद लिखो मान स्वर। इसको भी पढ़ना, ये भी परीक्षा में टिप्पणी के लिए आएगा, बता दे रहा हूँ मान स्वर क्या होता है। उसको अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कार्डिनल वॉवेल। कार्डिनल वॉवेल। मान स्वर उन स्वरों को कहते हैं, मान स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो किसी भाषा विशेष के नहीं होते, जो किसी भाषा विशेष के नहीं होते, बल्कि विभिन्न भाषाओं के स्वरों के स्थान, बल्कि विभिन्न भाषाओं के स्वरों के स्थान
निर्धारण करने के लिए बनाए हुए मानदंड हैं। विभिन्न भाषाओं के स्वरों के स्थान निर्धारण के लिए बनाए हुए मानदंड हैं। इन्हें मानक स्वर अथवा आदर्श स्वर भी कह सकते हैं। जैसे आजकल बदलाव हो गया है, बदलाव हो गया है। जैसे विद्यालय, विद्यालय पहले कैसे लिखते थे? विद्यालय आप जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? व में छोटी की मात्रा, द्य, द के नीचे य, द्य, आ की मात्रा, विद्यालय, विद्यालय लिखते थे। लेकिन अब मानक स्वर में बदल गया है। मानक स्वर, मानक शब्द आ गए हैं। बहुत सारे शब्दों को उलटफेर कर दिया गया है, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है और एक मानक रूप एक दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी आपको बताया विद्यालय, अब विद्यालय पहले ऐसा नहीं लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता है? आप लोग तो बहुत सारे टीचर होंगे यहाँ पर। द या संयुक्त होकर लिखा जाता सर। हाँ, द पूरा द लिखेंगे, फिर या लिखेंगे और द के नीचे क्या कर देंगे? हलंत। हलंत लगा देंगे। अब वो मानक हो गया। यद्यपि भी द या पूरा लिखेंगे, द के नीचे हलंत लगा, अब वो मानक हो गया। यानी उसको, उस, हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, कठिनता से सरलता की ओर, अब उसको हमने और सरल कर दिया है। ऐसे बहुत सारे शब्द। अब देखो, पहले जैसे पुराने ज़माने में अ जो लिखा जाता था, पहले जैसे अ लिखा जाता था, वो प की तरह लिखा, प में 3 लकीर खींच करके अ लिखा जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब ऊ लिख करके अ लिखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अक्षर में बदलाव हुए हैं और उनको मानक रूप दे दिया गया है। हेडिंग दीजिए नेक्स्ट। हिंदी निदेशालय द्वारा ये सब मानक का भाषाविद लोग करते हैं वो सर। लोग करते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं लोग, क्यों चेंज करते हैं समझ में नहीं आता। अरे एक तो जनता सीख नहीं पाती, तब तक तुम दूसरा उसमें मतलब ला देते हो। पहले एक तो जनता को सीखने दो। आजकल की तो पीढ़ी तो वो पुराना 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 क तो वो जानती ही नहीं होगी, वो किताब ही नहीं देखी होगी, किताब ही नहीं देखी होगी। हेडिंग 2, व्यंजन स्वर। कैसे कैसे बताओ, पढ़ा रहे तो हेडिंग दीजिए, व्यंजन स्वरों का वर्गीकरण। व्यंजन स्वरों का वर्गीकरण। वो एक क्वेश्चन गया, 2 क्वेश्चन आप पढ़े। ध्वनियों का यंत्र क्या होते हैं, उच्चारण कैसे होता है, कैसे सुनते हैं। दूसरा आपने स्वर वर्गीकरण पढ़ा। तीसरा है व्यंजन स्वरों का वर्गीकरण, यानी व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण, जिसके 4 आधार हैं। नंबर 1, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर। नंबर 2, स्वर तंत्रियों के आधार पर। नंबर 3, उच्चारण के आधार पर। नंबर 4, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर।
हो गया। सर तो नंबर 3 क्या बोले हैं? नंबर 3 उच्चारण के आधार पर। और नंबर 4? नंबर 4 है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। नंबर 2 क्या था सर? अच्छा शुरू से सुनिए। प्राणत्व के आधार पर। नंबर 2 स्वर तंत्रियों के आधार पर। नंबर 3 उच्चारण के आधार पर। नंबर 4 उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब नंबर 1 जो है प्राणत्व के आधार पर, वहाँ 2 शब्द लिखे आप, यानी वो प्राण वाली बात यहाँ पर है। कौन सा प्राण है इसमें? 2 शब्द लिखिए, ऊपर लिखिए अल्प प्राण, नीचे लिखिए महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या है भाई? इसमें प्राण वाली बात कहाँ से आ गई? तो देखो, आप कॉपी में लिखो कहीं पर, क ख ग घ अंग हिसाब से लिखना। क ख ग घ अंग लिखे? क ख ग घ अंग लिखे? क ख ग घ अंग के बाद अब ठीक उसी के नीचे लिखिए, उसके नीचे क्या होता है? क ख ग घ अंग के नीचे क्या होता है? च छ ज झ, यहाँ लिखिए, ठीक उसी के नीचे नीचे लिखिए, तब होगा क ख ग घ अंग, ठीक उसी के नीचे च छ ज झ झ, च छ ज झ, यहाँ लिखिए, फिर ठीक उसी के नीचे नीचे ट ठ ड ढ अण, पूरा एक नीचे नीचे होना चाहिए। ट ठ ड ढ अण, लिखी? सर अल्प प्राण के नीचे नीचे में है ये सब। नहीं नहीं, अलग से उसको लिखो, मैं बता रहा हूँ, अभी दोनों पता चल जाएगा एक ही साथ में। क ख ग घ लिखी, अरे सॉरी, क ख ग घ अंग लिखी, जी सर। च छ ज झ झ, च छ ज झ, यूँ ठीक उसी के नीचे नीचे होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसी के नीचे लिखो ट ठ ड ढ अण, फिर उसी के नीचे लिखो त थ द ध न, फिर उसी के नीचे लिखो प फ ब भ म, अच्छा इतना ही लिखो। अब देखो क्या होता है। अब इसमें मल अल्प प्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है? तो जो क च ट त प, उसको अंडरलाइन कर दो या गोल कर दो पूरा ऊपर से नीचे। क च ट त प ऊपर से नीचे पूरा एक गोल कर दो। गोल कर दिए? उसके बाद ख के नीचे जो है उसको छोड़ देना, फिर ग में आना, ग ज ड द र ब, उसको गोल कर दो। गोल कर दिए? गोल कर दिए ना? जी सर। जी सर। तो ये हो गया। उसके बाद घ छोड़ दो, बाकी हटाओ। तो क च ट त और ग ज ड, ये जो गोल किए वो है अल्प प्राण, उसको ऊपर लिख दो अल्प प्राण। उसके बाद जो बचा क्या, ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ, ये जो है ये लाइन को लिख देना महाप्राण।
इसको लिख देना एक बार और महाप्राण। समझाइए, नहीं समझ में आया। अभी समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने बोला वैसे की तो प्रीति। नहीं, एक बार और बोलिए ना। अरे क ख ग लिखी पूरा, हाँ क ख ग अंग पूरा लिखी। उसके हाँ, बाद च छ ज झ यहाँ लिखी सारा लिखा। लिखी। अच्छा, तो क पूरा उसी के नीचे मैं बोल रहा हूँ, क च ट त प, वो पूरा एक लाइन में है ना, जी है कि नहीं? हाँ है। तो उसको गोल कर दो, पूरा ऊपर से नीचे गोल कर दो, हम्म, पूरा ऊपर से नीचे गोल कर दी। कर दिए। हाँ उसके बाद ख वाला लाइन छोड़ दो, फिर ग वाला लाइन ऊपर से नीचे गोल कर दो। हाँ तो ये जो गोल जो लाइन जो जो की हो, उसको अपने हिसाब से दोनों को लकीर खींच करके कहीं पर लिख दो, वो है अल्प प्राण। जी सर। और जो बाकी जो बचा वो क्या है, उसको अपने हिसाब से नोट कर दो, महाप्राण। अब ये जी सर। अल्प प्राण और महाप्राण कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको आप लगे हाथ जान लीजिए। यानी जैसे क च ट त प, इसका जब आप उच्चारण करते हैं, या ग ज ड द र का उच्चारण आप करते हैं, तो आपको ज़्यादा शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब आप ख बोलते हैं, जब आप ख बोलते हो, जब आप ठ बोलते हो, जब आप ह बोलते हो, जब आप फ बोलते हो, जब आप भ बोलते हो, तो आपको बहुत शक्ति लगानी पड़ती है। पूरा हृदय से एकदम, पूरा एकदम हथौड़ा मारने जैसा लगता है, तब जा कर के आप ख और घ और जो महाप्राण है उसका उच्चारण आप कर पाते हैं सही सही। तो इसलिए उसको महाप्राण कहा जाता है, और इसलिए उसको अल्प प्राण कहा जाता है। जहाँ पर कम प्राण लगते हो, कम शक्ति लगती हो, वो अल्प प्राण, और जहाँ अधिक प्राण लगता हो, अधिक शक्ति लगती हो, वो महाप्राण है। बात समझ में? उसके बाद लिखो स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर ऊपर लिखो घोष, नीचे लिखो अघोष। घोष अघोष मैंने बताया था पिछली बार, थोड़ी देर पहले। घोष, घोष में लिखो ग घ अंग, ज झ य, यानी जिनमें कंपन होता है वो घोष कहलाते हैं, और जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो अघोष कहलाते हैं। तो जिनमें कंपन होता है वो क्या है, ग घ ङ ज झ य, ड ट ण, द ध न, भ य र ल व, ये सब घोष ध्वनियाँ हैं। अघोष में लिखो क च ट त प के। सर घोष में सिर्फ क ख ग अंग यही चार रहेगा। नहीं, घोष में ग घ अंग, ज झ य, ग ग घ सर अंग, ख ग अंग। ख ख कहाँ बोल रहा हूँ, ग ग सर ग ग ग, ग ख घ अंग। ग, ज झ य, ड ट ण, द ध न। आप मटेरियल में थोड़ा देख लेना, बस ये तो मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। उसके बाद अघोष में लिखो, अघोष फिर नीचे अघोष लिख के लिखना, क
च ट त प के, क च ट त के, यानी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष स्वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद लिखो तीसरा, उच्चारण के आधार पर। निखचित म्यूट की निखत म्यूट करो। कौन तुमको डिस्टर्ब कर रहा है वहाँ? सर उच्चारण घोष अघोष में डिफरेंस बताए थे कि घोष में क्या होता है, जो स्वर तंत्रिका में क्या नहीं होता बोले थे? घोष में क्या होता है? घोष में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। वो घोष कहलाओ या सघोष कह लो, दोनों आपको किताब में मिलेंगे। और अघोष में कंपन नहीं होता है, उसको पढ़ना किताब में। उसको नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का व्यंजन कई प्रकार से किया गया, उसका केवल पॉइंट्स लिख दीजिए आप। ये द्योष्ठ्य, द्योष्ठ्य, प फ ब भ म, द्योष्ठ्य, दोनों ओठों को मिला करके प फ ब भ म। फिर नीचे लिखो दंत्योष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य, फ ब, फ ब। फिर नीचे लिखो दंत्य, दंत्य, दांत से जब हम बोलते हैं, त थ द ध न, त थ द ध। द्योष्ठ में प फ ब भ, दंत्योष्ठ में फ ब, दंत्य में त थ द ध। वत्स्य, वर्ष में कल किसी ने पूछा था वत्स्य, वर्ष में जब वो तुम्हारा जो जीभ है वो मसूड़े में लगती है और वायु का अवरुद्ध करती है। न र ल स, न र ल स, दंत स लिखना। उसके बाद कठोर तालव्य, सब जीभ और तालु का कमाल है यहाँ पर। कठोर तालव्य, कठोर तालव्य में लिखिए च छ ज श य, य, च छ कौन सा ज, स? ये लगेगा तुम्हारा तालव्य स लगेगा, तालु है ना, कठोर तालब। च छ ज झ य श य। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य में आप जानते ही हैं क्या लिखना है। उसके बाद कोमल तालव्य, कोमल तालव्य, कोमल तालव्य में लिखो क ख ग घ घ। उसके बाद अभिजिह्व, अभिजिह्व, इसमें हिंदी में तो नहीं है लेकिन अरबी फारसी में है। उसमें वही वो नीचे बिंदु लगा देना, क ग घ ज के नीचे बिंदु लगा देना, जिसको आप लोग कल नुक्ता कह रहे थे। उसके बाद काकल, काकल मतलब काकल यानी जो आपका जो ऊपर घंटी है ना गले में, जब आप कुछ बोलते हैं तो बिना रोक टोक के हवा निकल जाती है। जैसे ह,
ह आपने बोला, कहीं रुका नहीं, लेकिन हाँ आपने ह बोल दिया, तो काकल में लिखो ह। मतलब पूर्ण रूप से इसमें क्या, मुख का द्वार, मुख विवर पूरा खुला रहता है और वायु मुख का घर्षण करती हुई ह के रूप में निकल जाती है। तो मैं समझता हूँ आज की कक्षा यही बंद करनी चाहिए। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, रूप और पद पढ़ेंगे। आज की क्लास यही बंद करते हैं। पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। जो मैं पूछ रहा हूँ, तो तुम मुंह से दे रही हो सर कि दिल दिल से? से दिल से। मुंह से दे रही हो कि दिल से दे रही हो? सर दिल से धन्यवाद। सर दिल से धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। खुश रहो। मैं भी दिल से थैंक खुश यू रहो सर। का आशीर्वाद दे रहा हूँ। थैंक यू सर। खुश रहिए। कुछ कुछ छूट गया है, कोई बताएगा? बोलिए। ऐसे तो बहुत सारा छूटा है फिर भी। अच्छा, पहला सर ने क्या लिखवाया था सबसे फर्स्ट में? मैंने छोड़ दिया था सबसे फर्स्ट में। क्या पॉइंट था? जो ध्वनि की परिभाषा लिखा है सर। हाँ, ध्वनि विज्ञान में क्या क्या था? सबसे फर्स्ट में क्या हेडिंग था? हेडिंग था ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि की परिभाषा देते हुए ध्वनि यंत्रों का संक्षिप्त परिचय दो। अच्छा, आप